गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम बीए द्वितीय वर्ष के मानव भूगोल पेपर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मानव भूगोल में हमने कल देखा था विडाल डी लाप्लास और जीन ब्रूंज के द्वारा जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताया गया था उसके विषय में हमने चर्चा की। आज हम देखते हैं मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र कंक्लूजन के रूप में सभी मतों का अध्ययन करने के पश्चात सारांश रूप में हम मानव भूगोल के क्षेत्र को क्या मानते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, आयु वर्ग, व्यवसाय आदि का वर्णन किया जाता है। किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण, विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, पृथ्वी तल पर स्थित सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन, मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन, किसी प्रदेश के स्थानीय संगठन का अध्ययन, पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव समूहों के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन, कालिक अनुक्रमण का अध्ययन जिसमें समय के साथ विकास की दशाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो यानी सार रूप में मानव भूगोल में चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। तो जनसंख्या संरचना का अध्ययन करते हैं। इसमें व्यावसायिक संरचना क्या है, जनसंख्या में साक्षरता की दर क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिनके बारे में हमने कल चर्चा की थी। उसके पश्चात दूसरी चीज़ है किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। तो देखिए, जनसंख्या का विकास या जनसंख्या का निवास किसी भी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर करता है। हमने देखा है कि मैदानी प्रदेशों में बहुत सारे लोग निवास करते हैं, जबकि पहाड़ी या पठारी प्रदेशों में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से जिन क्षेत्रों में जीवन के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती है, जहां संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, जबकि जीवन के लिए प्रतिकूल दशा होने वाले क्षेत्रों में बहुत ही कम आदिवासी जनसंख्या, इक्के दुक्के मानव समुदाय निवास करते हैं। तो इस प्रकार से किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। नंबर 3 बिंदु है पृथ्वी तल पर स्थित सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन है। तो सांस्कृतिक भूदृश्य भी होते हैं जो प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके और मानव नवीन सांस्कृतिक भूदृश्यों का सृजन करता है। सांस्कृतिक भूदृश्य यानी मनुष्य अपने परिश्रम और अपनी बुद्धि के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन के द्वारा नवीन स्थल रूप जो बनाता है उनको हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। ऐसे सांस्कृतिक भूदृश्यों में हम शामिल करते हैं जैसे मनुष्य अपने रहने के लिए अधिवास बनाता है, अपने पूजा पाठ के लिए विविध धार्मिक स्थल बनाता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह बनाता है, या शिक्षण के लिए शिक्षण संस्थान बनाता है, सड़कें बनाता है, नहरें बनाता है, पुल बनाता है। ये सभी सांस्कृतिक भूदृश्यों की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो इन सभी सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। नंबर 4 है मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन। देखिए, मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन करते हैं। वातावरण समायोजन एक्चुअली क्या चीज़ है कि मनुष्य को चूंकि कोई भी जीव है तो वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाता है, वातावरण जैसा है वो वैसा ही बन जाता है। लेकिन मनुष्य एक्चुअली क्या समायोजन करता है वातावरण के साथ में, यानी कुछ खुद का बदलता है और कुछ वातावरण को बदलता है। क्योंकि वह बुद्धिमान प्राणी होता है मनुष्य, तो वो कुछ परिवर्तन खुद में कर लेता है और कुछ वातावरण में करता है। तो इसको बोलते हैं समायोजन, यानी कुछ बदलाव खुद में करता है और कुछ जो प्रकृति में कर सकता है वो प्रकृति में बदलाव करके उसको अपने अनुकूल बना लेता है। तो इसको हम बोलते हैं वातावरण समायोजन। तो वातावरण समायोजन का अध्ययन भी हम जो है इसमें मानव भूगोल में करते हैं। आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो अपने आप को वातावरण के लिए अनुकूल बनाते हैं, कुछ वातावरण में परिवर्तन कर लेते हैं। वो जैसे ठंड से बचने के लिए आग जलाना है, या तंबुओं का निर्माण करना है, या ऐसे ठंड न लगने वाले तंबुओं का निर्माण करना है, या कच्चा मांस खाना है। तो इस प्रकार ये सभी चीज़ें वातावरण समायोजन के अंतर्गत आती है। नंबर 5 है किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन का अध्ययन। तो स्थानिक संगठन में मतलब किसी भी प्रदेश में जो एक सभी चीज़ों का मिला जुला प्रतिरूप है उसको स्थानिक संगठन बोलते हैं। स्थानिक संगठन में जैसे प्राकृतिक संसाधन है, मनुष्य ने उनमें कुछ परिवर्तन करके सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण कर दिया, और फिर मनुष्य है। इन तीनों के मध्य में जो परस्पर तालमेल होता है, जैसे मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उत्खनन करता है, फिर स्वयं का विकास करता है जिससे कुछ क्रियाएं संचालित होती है, जैसे खनन की क्रिया संचालित होती है, परिवहन की क्रिया संचालित होती है। इसी प्रकार उन क्रियाओं के सहारे कुछ अन्य क्रियाएं संचालित होती है, जैसे बैंकिंग की क्रिया संचालित होती है, या
अन्य प्रकार की व्यवसाय की क्रिया संचालित होती है, इंडस्ट्रीज की क्रिया संचालित होती है। इन सभी का जो मिला जुला प्रारूप जो है उसको हम बोलते हैं स्थानिक संगठन। सभी क्रियाएं जिसमें चलती है, वातावरण और मनुष्य के बीच में परस्पर आदान प्रदान होता रहता है, इंटरेक्शन होता रहता है इनके बीच में, इसको हम बोलते हैं, पूरे तंत्र को स्थानिक संगठन बोलते हैं। तो इस स्थानिक संगठन का भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। उसके पश्चात नंबर 6, पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव समूहों के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन। तो पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले जो मानव समूह हैं उनके संपूर्ण क्रियाकलापों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों का जीवन अलग प्रकार का होता है, भूमध्य रेखा पर निवास करने वाले लोगों का जीवन भिन्न प्रकार का होता है, नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन भिन्न प्रकार का होता है, गाँव में रहने वाले लोगों का जीवन नगर वालों से अलग प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से जो ये सभी लोगों के अलग अलग निवास करने की जो पद्धति है, जो शैली है, उसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। और जो विभिन्न क्रियाकलाप करता है वो उन क्रियाकलापों का भी, जैसे कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ व्यवसाय में संलग्न होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिकार करते हैं, तो इन क्रियाकलापों का अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। इसके पश्चात में कालिक अनुक्रमण का अध्ययन, जिसमें समय के साथ विकास की दशाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। कालिक अनुक्रमण का मतलब कोई भी चीज़ है वो परिवर्तनशील होती है, चाहे प्रकृति के द्वारा निर्मित हो, चाहे मनुष्य के द्वारा निर्मित हो। इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे किसी भी स्थान पर कोई पर्वत बन गया है तो पर्वत कालांतर में नदियों के द्वारा समतल मैदान में बदल दिया जाएगा, घिस करके बहुत ही बिल्कुल छोटा पर्वत रह जाएगा। इसी प्रकार कहीं पे गड्ढा है तो वो हो सकता है अवसादीकरण से वो एक मैदान में बदल जाए, और गड्ढा नदियों के द्वारा मिट्टी से भर दिया जाता है। तो यानी कुल मिला के एक परिवर्तन चलता रहता है, क्रिया अनुक्रमण जो है वो चलता रहता है, निरंतर स्थिर नहीं रहता कुछ भी। इसे हम आगे क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य जैसे कच्चा मांस खाते थे, बहुत ही आदिम अवस्था में रहते थे। कालांतर में मनुष्य काफ़ी विकसित हो गए, भोजन को पकाकर खाने लगे। इसी प्रकार नगरीय सभ्यता का उद्भव हुआ, नगरों में लोग निवास करने लगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन गए। तो ये सब स्थानिक अनुक्रमण है, इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। अब हम देखते हैं मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत या आधारभूत सिद्धांत। तो मानव भूगोल में प्रकृति में मानव द्वारा निर्मित किए गए सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इस सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मनुष्य द्वारा प्राकृतिक वातावरण परिवर्तन करके ही किया जाता है। प्राकृतिक व सांस्कृतिक भूदृश्य परस्पर निर्भर करते हैं। इन भूदृश्यों में कुछ प्रक्रम कार्य करते हैं। इसका अध्ययन कुछ मूलभूत सिद्धांतों के माध्यम से किया जा सकता है, जिनमें 3 मुख्य सिद्धांत हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत का अर्थ है प्रकृति में मौजूद प्रत्येक भौतिक या मानवीय वस्तु निरंतर परिवर्तनशील है, अर्थात उनमें लगातार विकास या क्षय होता रहता है। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, समय के संदर्भ में उनमें निरंतर परिवर्तन आता रहता है। फ्रांसीसी विद्वान जीन ब्रूंज के अनुसार प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है, वास्तव में कुछ भी गति रहित या स्थायी नहीं है। अतः भूगोल के भौतिक या मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील दृष्टि से अध्ययन किए जाने चाहिए। भौतिक या मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील दृष्टि से अध्ययन किए जाने चाहिए। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु या जीव का एक निश्चित जीवनकाल होता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु या जीव की प्रारंभ में उत्पत्ति, उसके बाद में विकास तथा अंत होता है। इसे ही उसका जीवन काल कहते हैं। किसी भी तत्व के विकास की 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें से उसका संपूर्ण जीवन गुजरता है। तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो देखिए, क्रियाशीलता यानी कुछ भी स्थायी या स्थूल नहीं है। कोई भी चीज़ है वो या तो बढ़ रही है या घट रही है। जैसे जीन ब्रूंज फ्रांसीसी विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा भी कोई भी वस्तु या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है, वास्तव में स्थायी कुछ भी नहीं है। तो हम किसी भी तत्व को देख सकते हैं। कोई भी पेड़ है तो वो भी निरंतर गति करता रहता है। निरंतर गति का मतलब वो बढ़ता रहता है। या फिर यानी सजीवों में गति होती है और जो सजीव नहीं निर्जीव है उनमें क्षय होता है, लेकिन होता ज़रूर है, कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे कोई भी पठार है या पहाड़ है तो उसमें क्षय होता रहता है, वो निरंतर घटता रहता है।
और सजीव हैं वो ग्रोथ करते रहते हैं, चाहे वनस्पति है चाहे जीव हैं, तो लेकिन परिवर्तन अवश्य होता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य के जो सांस्कृतिक भूदृश्य हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है, सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है, फिर उनका नवीनीकरण होता रहता है, फिर उनका रूप परिवर्तन होता रहता है। तो यानी वे निरंतर बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से उनमें परस्पर एक क्रिया चलती रहती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि स्थायी कुछ भी नहीं है वास्तव में, या तो बढ़ता रहता है कोई भी चीज़ या फिर घटती रहती है, लेकिन उसमें परिवर्तन जरूर होता है, उसमें एक प्रकार की क्रिया जरूर रहती है, और इसी क्रिया की वजह से क्रियाशीलता का सिद्धांत है। उसके पश्चात उसकी 3 अवस्थाएं बताई गई है। जैसे विकास की 3 अवस्थाएं हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो इनके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से इन तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत कोई भी वस्तु अपना विकास करती है। और जैसे युवावस्था में बढ़ती है, निरंतर उसका विकास होता रहता है, बढ़ती रहती है। फिर जीर्णावस्था में उसका ग्रोथ जो लगभग स्थिर हो जाती है, और फिर वृद्धावस्था में उसका क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु है उसकी 3 अवस्थाएं मानी गई है ये विकास की, और इन अवस्थाओं के माध्यम से ही वो परिवर्तित होती रहती है या बदलती रहती है। तो इसमें हम लोग इनका जो विकास का अध्ययन करेंगे इन तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत, और तब हम इस सिद्धांत के विषय में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे, क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में। तीनों अवस्थाएं हम देखेंगे, और जो परिवर्तन लाने वाली शक्तियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और किसकी वजह से परिवर्तन आता है इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, और बाकी अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।